आज हम गयासुद्दीन तुगलक तथा उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो दिल्ली सल्तनत के समक्ष समस्याएं आ रही थीं उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप पहले अध्ययन में बताया जा चुका है कि गयासुद्दीन तुगलक तथा उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक ने दूरस्थ राज्यों के दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित न करके और उनके शासकों के द्वारा औपचारिक अधीनता स्वीकार कर लेने और नियमित रूप से कर भेजे जाने से ही संतुष्ट रहने के अलाउद्दीन नीति का त्याग कर दिया। बर्नी कहता है कि गयासुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने ही अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। मोहम्मद बिन तुगलक भारत में भूमि का एक ऐसा भी कतरा छोड़ने को तैयार नहीं था जो उसके नियंत्रण आधिपत्य में न हो। इस प्रकार उसने अपने शासनकाल के दौरान वारंगल तेलंगाना, मावर अर्थात कोरोमंडल, मदुरई अर्थात तमिलनाडु व दारसमुद्र कर्नाटक पर भी दिल्ली सल्तनत का प्रत्यक्ष नियंत्रण कायम कर दिया। यानी दिल्ली सल्तनत की सीमाएं भारत के दक्षिणी छोर तक जा पहुंची। जब कभी किसी भूभाग पर अधिकार कर लिया जाता तो मोहम्मद बिन तुगलक उसका कर निर्धारित करने के लिए राजस्व अधिकारियों का एक दल नियुक्त कर दिया करता था। उन्हीं की सहायता से दूरस्थ प्रांतों और प्रदेशों के लेखा संबंधी हिसाब किताब का निरीक्षण वजीर के कार्यालय में उसी विस्तृत विधि से किया जाता था जिस विधि से दोआब के गांव और शहरों का। प्रत्यक्ष रूप से शासित क्षेत्रों में इतनी तेज़ी से विस्तार और इतने अधिक केंद्रीकरण से बहुत सारी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में महसूस किया। दो अन्य पहलू हैं जिनका राज्य के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिनके प्रति बर्नी तथा अन्य समकालीन इतिहासकार चिंतित थे। पहला था लोगों के कल्याण का प्रश्न। यद्यपि बर्नी ने बाजार नियंत्रण हेतु अलाउद्दीन की प्रशंसा की थी एवं हिंदुओं को दमित करने के लिए उसके व्यवहार की जय जयकार की थी, किंतु अत्यधिक रथपात, निर्मम और अत्याचारी व्यवहार और उसके आदेशों का पालन कराने के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने की उसकी नीति की आलोचना भी की। इसके विपरीत उसने लोगों के कल्याण के लिए उसकी चिंता और नरमी की उसकी नीति के कारण गयासुद्दीन तुगलक की प्रशंसा की। उसकी नरमी की नीति का सार यह था कि देश कर के बोझ से नष्ट ना हो जाए और सुधार का मार्ग अवरुद्ध ना हो जाए। हिंदुओं पर इतना कर लगना चाहिए कि धन के मत में अंधे ना हो जाएं और उस वजह से असंतुष्ट और विद्रोही ना बन जाएं, किंतु दूसरी ओर उन्हें इतनी गरीबी और लाचारी की स्थिति में ना पहुंचा दिया जाए कि वे सब व्यवसाय करने में ही असमर्थ हो जाएं। इस प्रकार की नीति का समर्थन गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। संभवतः पहली बार ऐसा हुआ था कि राज्य ने कृषि और हस्तशिल्प के महत्व को और कृषि के निरंतर विस्तार की आने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने जलालुद्दीन खिलजी द्वारा प्रस्तुत कल्याण और मानवतावादी नीति को अधिक सकारात्मक और निश्चित तरीके से दोहराया और पुनः ऐसे लागू करने का प्रयास किया। उसकी नरमी और उदारता की इस नीति को अलाउद्दीन समय के कुलीन परिवारों तथा उसके पुत्र कैकुवात के प्रति भी अपनाया गया, जिसमें कई परिवार दरिद्रता उपेक्षा की जीवन जिता रहे थे। उन्हें पद और रिक्ते प्रदान किए गए। उलेमाओं को भोग की जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, जिसमें से कुछ काफ़ी लंबे अरसे से अधिकार में थी, जांच की गई। उनमें से बहुत से के क्षेत्र में कमी कर दी गई। जिन लोगों ने पहले शासनकाल में उपहार के रूप में भारी रकम प्राप्त की थी उनका अंकेक्षण लेखा परीक्षण हेतु बुलाया गया और उनमें से अधिकांश को पैसा वापस देने के लिए मजबूर किया गया। यद्यपि यह नियमित सामूहिक नमाज पढ़ने, रमज़ान के महीने में उपवास रखने आदि धार्मिक रिवाजों के पालन में एक पक्का मुसलमान था, गयासुद्दीन तुगलक हिंदुओं को अपमानित करने और दर्द बनाने की शरीयत की संकीर्ण व्याख्या को स्वीकार नहीं करता था। भले ही कुछ उलेमा उसको ऐसा करने के लिए प्रयास करने के लिए वकालत करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक भी नमाज पढ़ने, रोज़ा, उपवास रखने आदि के संबंध में धार्मिक निर्देशों का काफ़ी पाबंदी से पालन करता था और दूसरों से भी पालन कराने में सख्ती बरतता था। लेकिन वह साथ ही ज्ञानी पुरुष था। उसे दर्शन शास्त्र, गणित, औषधीय शास्त्र, धर्म आदि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की गहरी समझ थी। वह फारसी और हिंदी कविता में काफ़ी रुचि रखता था। वह बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रखी थी। बरली की आलोचना जिसे हम प्रशंसा मान सकते हैं, यह थी कि वह एक बुद्धिवादी था, यानी वह किसी भी इस्लामिक कानून को
तर्क की कसौटी पर खरे रखे बगैर स्वीकार नहीं करता था। इसका अर्थ यह है कि उसने तथ्य धर्म के अनिवार्य मूल तत्वों को अस्वीकार नहीं किया, किंतु विश्वास के आधार पर कई परंपराओं और प्रथाओं को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं था। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक पर आरोप लगाता है कि उसने अपने व्यक्तित्व में सल्तनत के साथ पैगम्बरी की परंपराओं को जोड़ने यानी धार्मिक और राजनीतिक सत्ता को समन्वित करने का प्रयास किया। इस आरोप का कोई आधार नहीं है। इस संदर्भ में बस इतना ही कहा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कई उलेमा और फ़कीरों की धार्मिक सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। स्मरणीय है कि बर्नी ने अलाउद्दीन पर भी नए धर्म की स्थापना रखने की इच्छा का आरोप लगाया, सिर्फ इसलिए कि वह आँख मूंद कर शरीयत की सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यद्यपि मोहम्मद बिन तुगलक सूफीवाद में विश्वास नहीं करता था, किंतु सूफी संतों का बहुत आदर करता था। अजमेर में मुनीर चिश्ती की दरगाह का दर्शन करने वाला वो दिल्ली का पहला सुल्तान था। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया व अन्य कई सूफी संतों की दरगाहों पर उसने भव्य मकबरे बनवाए। मोहम्मद बिन तुगलक उदार विचारों का व्यक्ति था, न कि एक कट्टर सिद्धांतवादी। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि वह योगियों, राजशेखर तथा जिन प्रभा सूरी जैसे जैन संतों से भी सहचर्य रखता था। एक बार जब गुजरात में था तो वहाँ कुछ जैन मंदिरों के दर्शन भी किए और उन्हें अनुदान दिए। उसके बारे में पता चलता है कि होली जैसे हिंदू त्योहारों में भी भाग लेता था। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक की चरित्र की कुछ त्रुटियों के संबंध में बर्नी की आलोचना को नज़रअंदाज कर देना उचित नहीं होगा। उस पर आरोप लगाया है कि वह गर्म और जल्दबाज मिजाज का था, अपने निर्णय और निष्कर्ष पर अत्यधिक विश्वास करता था, दूसरों की सलाह पर ध्यान नहीं देता था। अंत उसकी कई नई योजनाएं कुविचारित थीं या बगैर पर्याप्त तैयारी के आरंभ कर दी गई थीं। बर्नी नहीं बल्कि मोरक्को से आने वाला यात्री अब्न बतूता भी मोहम्मद बिन तुगलक पर आरोप लगाता है कि अत्यधिक इनाम और दंड देता था, उच्च पदों पर अधम और निम्न व्यक्ति के लोगों को नियुक्त कर देता था।